हाँ, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वाटर की बात करेंगे, जारी रखेंगे और वाटर पोल्यूशन की बात स्टार्ट करेंगे। इसकी डेफिनेशन मैंने एक बनाई है और वो लिखी है और इसको समझते हैं। कहता है व्हेन क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ सम अनवांटेड सब्सटेंस यूजुअली अ पोल्यूटेंट, then this water is called polluted and the phenomenon is called water pollution. यूजुअली जो इंट्रूजन है यानी एडिशन ऑफ सम अनवांटेड सब्सटेंस है वो टेक प्लेस करता है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ह्यूमंस जो हैं वो डायरेक्ट जो हैं वो कॉज हैं इस वाटर पोल्यूशन की या एडिशन ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस की। वाटर पोल्यूशन को डिटरमिन करने के लिए कि आया ये पानी पोल्यूटेड है या नहीं है, हर पानी में डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स भी हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स भी हैं, हर पानी में डिज़ोल्व्ड मिनरल्स भी मौजूद हैं और टू एन एक्सटेंट केमिकल्स भी मौजूद हैं। लेकिन जब वो एक हद से एक्सीड कर जाए तो फिर वो पानी पोल्यूटेड कहलाता है। 3 पैरामीटर्स हैं। एक फ़िज़िकल है, फ़िज़िकल में हम उसके कलर से, उसके ऑर्डर से यानी उसकी स्मेल से और उसके टेस्ट से और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जो फ़िज़िकल पैरामीटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डेंसिटी भी कह सकते हैं, ये एट्रीब्यूट्स हम इस्तेमाल करते हैं। उसका फ़िज़िकल पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर वाटर का 0 डिग्री C है फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन जब वो पोल्यूटेड होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगी। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं। केमिकल एट्रीब्यूट्स में प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी आ सकते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट से भी आ सकते हैं, ह्यूमन सीवेज से भी आ सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। इसमें नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, सल्फाइड्स हैं, और ये सारे के सारे वो केमिकल्स हैं जिनमें जो वाटर की क्वालिटी को डिटीरियोरेट करते हैं। ऑर्गेनिक है तो उसमें कार्बन एक नेसेसिटी है। हमारे जितने फॉसिल फ्यूल्स हैं उनमें कार्बन एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में बायो डिटर्जेंट्स, बायो केमिकल्स जो यूज़ होते हैं उनमें से कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स डेफिनेटली रिलीज़ होते हैं। हमारी जो डाइज़ हैं उनमें भी बायोकेमिकल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल है। तो ये जो बायोकेमिकल्स हैं जहाँ भी उनका इस्तेमाल होगा वहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिलीज़ होगी, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिलीज़ हमारे वो हैं एग्रीकल्चर वेस्ट जो हमारे इंसेक्टिसाइड हैं, जो हमारे पेस्टिसाइड हैं और जो हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं, ख़ास तौर पे फर्टिलाइज़र्स, उनमें फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर बायोलॉजिकल की अगर बात करें तो यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की क्वांटिफिकेशन होगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनकी तादाद कितनी है। जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे उतना ज़्यादा वो पानी पोल्यूटेड कहलाएगा, उतनी ही ज़्यादा हमें पानी से वाटर बॉर्न डिजीज़ जो टर्म है, पानी से पैदा होने वाली बीमारियां, वो लाहक होने का ख़दशा है। और वाटर बॉर्न डिजीज़ से हम सब वाक़फ़ हैं। कॉलरा हो गया, डाइसेंट्री हो गया, ये सारे के सारे पानी में मौजूद बैक्टीरियल कंटामिनेशन की वजह से होती हैं। इसके अलावा वायरस की वजह से भी पानी में, वायरस की वजह से पोलियो जैसी बीमारी और हेपेटाइटिस जैसी बीमारी भी होती है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैंने 2 चीज़ें इसमें ऐड की हैं। आपने ये टर्म सुनी होंगी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इन 2 चीज़ों का हमें पता होना ज़रूरी है। ये भी वाटर के पैरामीटर्स हैं डिटरमिन करने के लिए कि आया ये पानी सेफ़ और हेल्दी है फॉर एक्वेटिक एंड मरीन लाइफ या नहीं है।
तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अभी हमने केमिकल पैरामीटर देखा है, इसमें केमिकल सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात की है। तो ये जब केमिकल्स जितने ज़्यादा पानी में प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर होगी उनको बायोडिग्रेड करने के लिए। सो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ प्राइमरीली द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड to biodegrade or oxidize a certain amount of chemicals present in water sample. जो आप पानी का एक सैंपल लेंगे उसमें आप देखेंगे कि कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर है इस सैंपल को में मौजूद ऑर्गेनिक कंटेंट को ऑक्सीडाइज करने के लिए या बायोडिग्रेड करने के लिए। ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो ऑर्गेनिक तो डेफिनेटली है, टू सम एक्सटेंट इनऑर्गेनिक भी, उस पर भी ऑक्सीजन अपनी एक्टिविटी ज़रूर टेक प्लेस करेगा। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू बायोडिग्रेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन अ वाटर सैंपल। ये हमें बताएगा कि पानी में केमिकल्स की मिकदार कितनी ज़्यादा है या कम है। तो ऑक्सीजन रिडक्शन कैपेसिटी है ये पानी की, कि वो वक्त के साथ साथ ऑक्सीजन कितनी कम करती जाती है। तो क्योंकि जब केमिकल्स की तादाद बढ़ती जाएगी पानी में, पोल्यूशन की मिकदार बढ़ती जाएगी पानी में, तो ऑक्सीजन रिडक्शन होती जाएगी वक्त के साथ, और वो पानी फिर एक्वेटिक और मेरीन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एडिक्वेट नहीं रहेगा। तो खुलासा कलाम ये है कि जितनी हाई CO2 की वैल्यू होगी उतना वो पानी अफेक्टेड है पोल्यूशन से। इसके साथ साथ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी है। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये है कि यूज़ ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोब्स भी तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिके करते हैं, वो भी ऑक्सीजन एरोबिक एटमॉस्फेयर में माइक्रोब्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। यूज़ ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोब्स again to biodegrade a certain organic content, living content such as algae, certain dead organic matter लिखना चाहिए। जो पौधे, पत्ते, फूल और एक्वेटिक लाइफ दरियाओं और समंदरों के अंदर वक्त के साथ उनकी डेथ होती रहती है, ख़त्म होती रहती हैं, वहाँ फिर माइक्रोब्स अपना रोल प्ले करते हैं उनको डिके करने के लिए, और फिर ऑक्सीजन अगेन रिक्वायर्ड है उनको बायोडिग्रेड करने के लिए। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक पैरामीटर है ये जज करने के लिए कि पानी में एफ्लुएंट्स की या पोल्यूटेंट्स की मिकदार कितनी है। ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ हो रही होगी, अगेन ऑक्सीजन डिमांड है। यहाँ बायोलॉजिकल है क्योंकि माइक्रोब्स आ गए, यहाँ केमिकल है क्योंकि केमिकल सब्सटेंसेस की बात करनी है। दोनों पे एक्टिविटी होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे माइक्रोब्स इंटरेक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों सूरतों में ऑक्सीजन वक्त के साथ बतदरीज कम होती जाएगी। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, उतनी ही ज़्यादा उस ऑर्गेनिक मैटर की डेथ वक्त के साथ, और उतनी ही ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी और ऑक्सीडेशन, और उतनी ही ज़्यादा वाटर की जो क्वालिटी है वो नेगेटिवली इम्पैक्टेड। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज की बात करें तो दो तरह से सोर्सेज को ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। एक पॉइंट सोर्सेज हैं और एक नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं। पॉइंट सोर्सेज जो हैं वो डायरेक्ट रिलीज़ है पानी का, पोल्यूटेड वाटर का,
किसी भी लेक स्ट्रीम में, साफ़ पानी के ज़ख़ीरे में, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है बाकायदा तौर पर वो रिलीज़ कर देते हैं, जहाँ अनचेक्ड जा रहा हो वहाँ पे वो डायरेक्ट रिलीज़ हो जाता है वो जो पोल्यूटेड वाटर है। ये पॉइंट सोर्स है। आप सोर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें कि कहाँ से पानी आया है। नॉन पॉइंट सोर्स में इनडायरेक्ट पाथवे से पानी वक्त रफ्ता रफ्ता पहुँचता है किसी पानी की ट्रिब्यूटरी में या सोर्स में। मैंने अर्बन रन ऑफ की टर्म लिखी है। अर्बन रन ऑफ की टर्म का मतलब ये है कि पानी चाहे बारिश का हो, चाहे सैलाब की सूरत इख्तियार कर गया हो, वो वक्त के साथ बहता हुआ आएगा और कुछ ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाएगा, ज़ेरे ज़मीन पानी का कुछ सरफेस वाटर का हिस्सा बन जाएगा, और जहाँ जहाँ से गुज़रता आएगा वहाँ वहाँ से अपने साथ पोल्यूटेंट्स को इकट्ठा करता लाएगा। तो आप बाज़ाब्ता तौर पर सोर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वो एग्रीकल्चर वेस्ट भी हो सकता है, वो ह्यूमन सीवेज, ह्यूमन के जो फीसियल कंटामिनेशन है एनिमल्स की, वो भी हो सकता है, एनिमल डंग वगैरह। तो पॉइंट ये है कि ये अर्बन रन ऑफ से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये आया इंडस्ट्रियल कंटामिनेंट्स हैं, एग्रीकल्चर हैं, कहाँ से आया है। वो मिक्सचर होगा और वक्त के साथ पानी में बह जाएगा साफ़ पानी के ज़ख़ीरों में। तो ये नॉन पॉइंट सोर्स है जहाँ आप सोर्स को डायरेक्टली आइडेंटिफाई या लोकेट ना कर पाएँ। कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। जिसमें हर किस्म के वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक एरोमेटिक यानी जिनमें बेंजीन शामिल है, जैसे कि फिनोल्स। ये फिनोल है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो। तो ये साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी बेंजोइड्स या बेंजीन के कंपाउंड्स, और इसके अलावा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ऐसे सेगमेंट्स या एलिमेंट्स मौजूद हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं, जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो हैलोजेंस जिनको कहते हैं ग्रुप 17 के। तो ये बड़ी जल्दी जो है वो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की सलाहियत रखती हैं अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। बहरहाल ये ज़्यादा तफसील बन जाएगी। आप हैवी मेटल्स को भी जहन में रखें। जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं उनमें हैवी मेटल्स एक बहुत अहम चीज़ है, और हैवी मेटल्स जैसे कि लेड है Pb, और इसके साथ आगे क्लोराइड हो तो ये अब एक टॉक्सिन है, लेड क्लोराइड। दिस इज़ अ जेन्युइन कैलेमिटी which becomes a very difficult compound to be sorted out, lead chloride. This is inorganic in nature. Organic की मिसाल मैंने दी है बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस, इसको फिनोल कहते हैं, फिनोल क्लास। इसके अलावा ईथर्स हैं, ईस्टर्स हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स हैं, बहुत सारे हैं। ये सारे के सारे किसी ना किसी तरह से आकर ये पोल्यूटेंट बन जाते हैं। जब ये पानी की स्ट्रीम में दाखिल हों तो किसी ना किसी तरह से डिटीरियोरेशन का कॉज ही बनते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करें तो उसमें 3 चीज़ें जहन में आती हैं। एक पेस्टिसाइड्स हैं, एक इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये बायोटॉक्सिन्स हैं। इनमें हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। जो पेस्टिसाइड के तौर पर एक सब्सटेंस एक लंबे अरसे तक यूज़ होता रहा, उसका नाम है DDT। और ये DDT जो है ये बेसिकली क्लोरोइथेन है। तो क्लोरोइथेन इन सम सेंस है। तो अब ये क्लोरोइथेन है,
सो दिस इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो टेट्राक्लोरोइथेन है और इसके साथ और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं। अब ये DDT इज़ अ डिज़ास्टर फॉर आवर वाटर। जब भी ये पानी तक पहुंच जाएगी तो ये तबाही का बायस बनेगी और पानी को जहरीला कर देगी। बायो एक्यूमुलेट होंगे ये सब्सटेंस और ये फिर हमारी फूड चेन का हिस्सा बन जाएंगे। फ़िश के ज़रिए होते होते ये हम तक पहुँचेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा होती रहेंगी और बिफोर लाइफ डेथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हमारा डिक्रीज़ होता जाएगा और वजह भी पता नहीं लगेगी कि क्या हुआ। वो बायोटॉक्सिन सच एज DDT which is a organic compound consisting of ethane and chloroethane, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और इसके साथ फर्टिलाइज़र्स में नाइट्रोजन और फास्फोरस खादें इस्तेमाल होती हैं। अब ये नाइट्रोजन एज कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है, जैसे कि NO2 और फास्फोरस फॉस्फेट आयन के तौर पर मौजूद होता है। अब ये वाले कंपाउंड्स जब आ जाते हैं तो ये पानी की जो मिनरल कंटेंट है उसको ये इंक्रीज़ कर देते हैं। जब ये एफ्लुएंट के तौर पर बहकर हमारे पीने वाले पानी के ज़ख़ीरे का हिस्सा बने तो फिर ये वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ की ग्रोथ का सबब बनेंगे। और एक्वेटिक लाइफ भी इस तरह की होगी जैसे एल्गी है, वो एक तो बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर लेगी और ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी की डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी लाइफ होगी पानी की एक्वेटिक लाइफ, उतनी ज़्यादा जब वो डेथ होगी उसकी तो उसको करने के लिए डिके फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो पानी इवेंचुअली नाइट्रोजन और फास्फोरस के नतीजे में पानी की क्वालिटी डिटेरियोरेट होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वाटर विल बिकम लेस एफिशिएंट टू सस्टेन लाइफ बिकॉज ऑक्सीजन रिडक्टिव कैपेसिटी उसकी वो ऑक्सीजन वक्त के साथ रिड्यूस करता चला जाएगा। इसके अलावा सीवर सिस्टम्स हैं हमारे, ये जो पानी की लाइनें हैं, सीवरेज वाटर या सीवेज वाटर जिसको कहते हैं, इनमें फीशियल कंटामिनेशन यानी फुजला जो इंसानी या जानवरों का है ये भी पानी के साथ पीने वाले पानी के ज़ख़ीरे में शामिल हो जाता है। ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर ज़मीन के नीचे पानी का ज़ख़ीरा है, तो ये ग्राउंड वाटर में पानी के साथ पीने वाले पानी के ज़ख़ीरे के साथ आइदर पाइप्स की डैमेज की वजह से या सीपिंग की वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो सिस्टम कोलैप्स करता है या पुराना हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है, तो फिर ये फिशियल कंटामिनेशन ग्राउंड वाटर के साथ ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़ख़ीरे के साथ उसका जो है मिक्स होना एक लाजमी अमर हो जाता है और इसके नतीजे में फिर हम पेट की मुख्तलिफ़ बीमारियों में, जिसका पहले भी ज़िक्र किया है, कॉलरा, डायसेंट्री वगैरह का शिकार हो जाते हैं। ये टर्म एक यूट्रॉफिकेशन है। जब एग्रीकल्चर वेस्ट फर्टिलाइज़र की सूरत में पानी में बढ़ता जाता है, एज एग्रीकल्चर वेस्ट इंक्रीजेज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, water becomes rich in algae. एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है। एल्गल ग्रोथ में लिख रहा हूँ फ्रॉम एल्गी। इस प्रोसेस को यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। पानी की वैल्यू को मैंने बताया है, COD और BOD की जो पैरामीटर्स हैं, ऑक्सीजन डिमांड पानी की बढ़ती रहती है और वक्त के साथ ऑक्सीजन रिड्यूस होती रहती है, तो
ये जो यूट्रॉफिकेशन का अमल है एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से हमारा पानी वक्त के साथ डिग्रेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ एल्गी। और इसके साथ जो पेस्टिसाइड्स हैं इनका भी ज़िक्र कर लें, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं वेस्ट की। ये बायो एक्यूमुलेट होते हैं, मैंने पहले ये लफ्ज़ बोला है बायो एक्यूमुलेशन का लफ्ज़, ये डिटीरियोरेट नहीं होते। बायो एक्यूमुलेशन याद रखिएगा, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्नीफिकेशन, ये जिस्म में जमते जाते हैं, जमा होते जाते हैं और फ़िश और ये फूड चेन का सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और ये फिर सिस्टम से जाते नहीं हैं, फ्रॉम फ़िश टू ह्यूमंस and from fish to other aquatic life and so on. So the point is, even plants accumulate these pesticides and then this becomes a part of the food chain and this is bioaccumulation, इकट्ठा होता जाना इसका, और इसको आप तोड़ भी नहीं सकेंगे। तीसरी किस्म का जो वेस्ट है ख़ास तौर पर याद रखने के काबिल, वो वाटर के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक्स की बात करें, पॉलीमर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि जो हमारे पॉलीथीन बैग्स हैं, पॉलीइथीन बैग्स, शॉप पर प्लास्टिक के जो आम हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, ये बहुत बड़ी वजह है। ये माइक्रो प्लास्टिक्स की सूरत में हमारे पानी में रहते हैं और फिर ये लेस दैन 5 मिलीमीटर के करीब साइज़ में जिस्म में मछलियों के एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो ये माइक्रो प्लास्टिक कभी भी नहीं जाता, चाहे वो पॉलीथीन बैग्स की सूरत में हो या कोई और पॉलीमर हो, यानी प्लास्टिक हो, किसी भी किस्म का मैटर नहीं करता। वो सिस्टम का जब पानी का हिस्सा बन जाएगा तो वो फिर पानी में ही रहेगा और मैरीन लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है। और इस पे रिसर्चेस भी हुई हैं कि उन्होंने जब फ़िश को स्टडी किया, उसके इंटीरियर को, तो उसके स्टमक से, उसकी बैली से इस तरह का कंटेंट मिला, प्लास्टिक्स। तो पॉइंट ये है कि ये प्लास्टिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट वेस्ट की, जब भी वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे तो हम प्लास्टिक्स को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। प्लास्टिक को कभी भी पानी के करीब ना लेके जाएं, इसको बकायदा डिस्पोज ऑफ करें लैंडफिल साइट्स में, बर्न भी नहीं करना, क्योंकि फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड एक बाई प्रोडक्ट है बर्निंग की, वो फिर हमारी ग्रीन हाउस गैस के तौर पर ऊपर जाकर हमारे टेम्परेचर को बढ़ा देगी, हमारे ज़मीन के टेम्परेचर को वक्त के साथ, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो वाटर सॉल्युबल रेडियो एक्टिव एमिशंस हैं। रेडियो एक्टिव एमिशंस किसी ऐसे सोर्स से होंगी जो रेडियो एक्टिव है, जैसे यूरेनियम है जो कि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है। तो अब ये यूरेनियम की जहाँ पे भी सिस्टम चल रहा होगा इसका, और इसके जो सेंट्रीफ्यूज सिस्टम जो है, जहाँ पे ये कल्टीवेशन और इनकी इन्हांसिंग और इनकी मॉडिफिकेशन और चेन रिएक्शंस डेवलप होते हैं, वहाँ से फिर पानी के सोर्स में अगर इनकी पेनिट्रेशन हो तो फिर ये पानी तक पहुँच जाएं, तो फिर ये रेडियो एक्टिव एमिशंस तो इनकी रहती हैं। ये बायोडिकेबल मटेरियल है, आयंस में कन्वर्ट होता रहता है और साथ हार्मफुल रेडिएशंस रिलीज़ करता है। अब ये रेडिएशंस जो हैं ये किसका सबब बन सकती हैं? बर्थ डिफेक्ट्स का। इसके अलावा हॉट वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं। जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह अपना पानी अपने सिस्टम्स को कूल करने के लिए हॉट वाटर पानी का इस्तेमाल करती हैं, और उस गर्म पानी को अपने सिस्टम को कूल करने के लिए कूलेंट के तौर पर यूज़ करने के बाद उस हॉट वाटर को सिस्टम में ट्रिब्यूटरीज़ या लेक्स वगैरह में रिलीज़ कर देती हैं। वो पानी जो है फिर हमारा एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है, एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। अब ये इंडस्ट्रीज़ करती हैं एक्सट्रीमली हॉट वाटर ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने चैम्बर्स को, अपनी मशीनरी को ठंडा करने के लिए जब ये काम करेंगी कि पानी का इस्तेमाल करके उस पानी को फिर फ़्लो ऑफ कर देंगी, रन ऑफ करा देंगी,
तो फिर वो जब किसी ज़ख़ीरे का हिस्सा बनेगा, चाहे सरफेस वाटर का हो चाहे ग्राउंड वाटर का हो। सरफेस वाटर जो है वो हमारी लेक्स हैं, रिवर्स हैं। ग्राउंड वाटर जो है वो हमारे वो एक्वाफर्स। एक्वाफर्स का लफ्ज़ याद रखें, एक्वाफर्स वो जगह जहाँ पे पानी ज़मीन के नीचे पाया जाता है उनको एक्वाफर्स कहते हैं। यही दो सोर्सेज हैं पीने के पानी के या काबिल इस्तेमाल पानी के, लेक्स, रिवर्स एंड एक्वाफर्स। इसके अलावा जो सोर्सेज हैं वाटर पोल्यूशन के वो सॉल्ट्स हैं, हैवी मेटल्स की। एक मैंने लेड क्लोराइड का नाम लिया था। इसके अलावा आप किसी भी सॉल्ट का नाम ले सकते हैं। कॉपर सल्फेट कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल, हैवी मेटल है कॉपर। यूजुअली हैवी मेटल्स की बात होगी क्योंकि जब हैवी मेटल आ जाती है तो फिर वो स्ट्रक्चर रिजिड हो जाता है और उसको फिर डीकम्पोज करना इतना आसान नहीं रहता। तो पॉइंट ये है कि फिर ये सॉल्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बननी चाहिए। जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं हैवी मेटल्स की, दोनों पानी की क्वालिटी को डिटेरियोरेट करती हैं। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैवी मेटल्स की, और एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, ये भी पानी की, जैसे ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, अब ये एसिडिक सॉल्ट है, इसमें हाइड्रोजन है। ये भी पानी में अगर किसी तरह किसी डिटर्जेंट मेकिंग इंडस्ट्री से वॉश ऑफ से किसी तरह रिलीज़ हो पाए तो फिर ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये डेट्रीमेंटल है, पानी की क्वालिटी को ये डिटेरियोरेट करेगा। अर्बन रन ऑफ का लफ्ज़ मैंने बोला है, पहले भी बताया है कि पानी का बहकर चलते हुए बहते चले आना पहाड़ों से नीचे की तरफ, और उसका सफ़र जारी रहता है। वक्त के साथ वो सीप करके ग्राउंड वाटर का हिस्सा भी बन जाता है, बाज़ ज़मीन के ऊपर का ज़ख़ीरा बन जाता है। फिर वो वाटर एवेपोरेट होता है, एवेपोरेट होके क्लाउड्स बन जाते हैं, क्लाउड्स फिर प्रेसिपिटेशन से फिर वो पानी वापस आ जाता है। तो ये एक पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात यहाँ हो रही है। इसके बाद माइनिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि कोल माइनिंग है, ये भी बहुत डेंजरस है। ये कोल माइनिंग के बाई प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। इसमें कार्बन के बेशुमार कंपाउंड्स हैं, जिनमें से बेंजीन है, टोलुइन है, बेंजीन के कंपाउंड्स हैं बेसिकली। ये बहुत डेंजरस हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये कार्बन तो है ही है और उसके साथ बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स मिला के साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। टोलुइन का मैंने नाम लिया है, टोलुइन, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है। तो ये डेंजरस है। ये जब सबअब्स में जाके पानी का हिस्सा बन जाएंगे तो ये भी हमारे लिए तकलीफ़ पैदा, वाटर विल बिकम पोल्यूटेड। फिर एसिड रेन है। एसिड रेन इज़ प्राइमरीली reaction of carbon dioxide and water in the upper atmosphere, and this forms H2CO3, which is carbonic acid. So this carbonic acid is acid rain, and if it is nitrogen oxide with water, this is HNO3, this is nitric acid. This is again dangerous. If it is a reaction of carbon dioxide in the upper atmosphere reaction of some salt phosphate ion with water, then it is going to be H3PO4, phosphoric acid. So these are all acids. They become part of the groundwater or surface water, and these are source of water pollution.